हेलो, वेलकम टू ग्रेड अप। आप सभी लोगों का ग्रेड अप पे स्वागत है। आइए चलिए टॉपिक पे चलते हैं, सीधा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, विदाउट एनी डिले। ठीक है, आइए। हम्म, तो बच्चे, सबसे पहले अगर बात करें अकाउंट्स के डेफिनेशन की, ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो, ठीक, वो कहती है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपसे एग्जाम डेफिनेशन नहीं पूछेगा, समझ रहे हो आप, लेकिन हाँ, वर्ड्स पूछ सकता है कि रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है। क्योंकि पिछली साल का अगर हम पेपर देखें यूपीएससी ईपीएफओ का, तो एक चीज जो देखने में आई, अब दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बिल्कुल सिंपल जीएएपी का फुल फॉर्म उन्होंने पूछ लिया आपसे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आपसे आईएफआरएस का फुल फॉर्म पूछ लिया है। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग पढ़ी थी वो तो खटाक से कर लेंगे। तो आपको सिर्फ टफ चीजों के प्रति वो नहीं होना चाहिए, आपको टफ इजी सब कुछ पढ़ना होता है ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार हो पाए। मीन्स इन टोटलिटी आपकी स्टडी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं जरा, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी आपको समझाऊंगा ये रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्लासीफाइंग, इस पे भी बात करेंगे, एंड समराइजिंग। क्या, किस चीज को रिकॉर्ड करें, क्लासीफाई करें, समराइजिंग। एक वर्ड यहां पे मिसिंग है, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन हुई हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक, तो वो वर्ड आगे आ जाएगा, यहां पे मिसिंग नहीं है, मतलब आगे आ जाएगा। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ठीक है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो भी वित्तीय, मनी से रिलेटेड हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस, उनको आपको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। आइए समझते हैं जरा रिकॉर्ड करना क्या होता है। बच्चे, जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं ना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, पहले तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शंस क्या है। ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं, ये ऐसे हैं कि ये एबीसीडी आप समझो। बच्चा कह रहा है कि जी मैं लिखना सीखना चाह रहा हूं और उसे एबीसीडी नहीं आती, तो एबीसीडी नहीं आएगी तो फिर नहीं होगा, ठीक। राइट, निकिता कह रही हैं हम लोग बहुत मिस करते हैं। ओके निकिता, आपको बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी की भी चीजें आपको मिलेंगी जैसा इन्होंने बताया आपको, ठीक है, सागर जी ने, ठीक है। वो सारी चीजें सबके लिए हैं, और और एक चीज और, ठीक, पढ़ाई बढ़िया से करिए आप लोग, ठीक, बस वही मेन है, और तो बाकी चीजें, ठीक। सो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कैसे करेंगे हम रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन, कैसे होने चाहिए, ये फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, वित्तीय मतलब रिलेटेड टू मनी, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये मनी से रिलेटेड हो, इनको सबसे पहले लिख लो, रिकॉर्ड मतलब लिख लो इनको, ठीक। और अकाउंट्स में लिखने का एक तरीका है जिसके लिए एक पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, जर्नल, ठीक है, जर्नलाइजिंग, राइट। तो जर्नल एक हम बनाते हैं, फॉर्मेट है हमारा, उसमें लिख लेते हैं। तो जर्नल जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद कहता है कि रिकॉर्ड कर लिया आपने ट्रांजैक्शंस, हमने कहा जी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद कहता है इनको क्लासिफाई कर दो, अलग अलग, अलग अलग बांट दो। मतलब मैंने कहा क्या कहना चाहते हो आप, कहा कि खर्चों को अलग करो, ठीक है। जैसे सैलरी अगर आपने पे की तो सारी सैलरी एक पास लिख दो, ठीक है, इधर उधर बिखरे। रिकॉर्डिंग जब आप करते हो, जब पहली बार ट्रांजैक्शंस को लिखोगे, कोई भी लेन देन हुई, तो अगर आपने कुछ खरीदा, हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से, कुछ खरीदा वो भी आपने लिख दिया, कुछ बेचा वो भी लिख दिया, ठीक। किस सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को, एक आपने लड़का रखा था जो आपकी हेल्प करता था दुकान पे, उसे कुछ सैलरी दी वो भी लिख दिया। तो सब कुछ बिखरा हुआ है, और ये साल भर पूरा होना है, ठीक। एक बार जब हम अकाउंट्स करेंगे, एक साल के हम पूरा कंप्लीट करते हैं, तो ये साल भर होना है। फिर अगर मैं जानना चाहूं कि मैंने इस साल टोटल कितनी सैलरी पे की, तो अगर मैंने मान लीजिए अपने नोटबुक में यहां सेल लिखी है, इधर जितना मैंने परचेज किया, जितनी बार करता हूं डेट वाइज लिखता जाता हूं, ये आज की परचेज है, ठीक है, मैंने लिख दिया 18 जनवरी वाली है, ये फिर 19 जनवरी की, जो भी है सैलरी पे की, मान लो 19 जनवरी को यहां लिख दिया। फिर मैंने अगले महीने फिर सैलरी पे की, फिर वो कहीं और पड़ा है। तो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे ये पता करने में कि मैंने टोटल सैलरी इस साल कितनी पे की, मैंने टोटल इस साल कितना परचेज किया, टोटल कितना सेल किया।
तो इन्होंने कहा कि पहली बार जब लिखते हो आप तो डेट वाइज लिखते चले जाओ, ये ध्यान मत दो कि सेल है परचेज है क्या है, सब लिख दो जितने ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल नेचर से हो, पैसे से संबंधित। मैंने कहा जी लिख दिया। उसके बाद कहते हैं इन ट्रांजेक्शन्स को आप एक काम करना, ठीक है, इन ट्रांजेक्शन्स को आप एक काम करना, जरा अरेंज तो कर दो। मैंने कहा फिर क्या करूं? कहते हैं एक दूसरी नोटबुक बनाओ। मैं गया दुकान से एक दूसरी नोटबुक खरीद के लाया और इस नोटबुक के 2-3 पन्ने मैंने दे दिए सेल को, ऊपर सेल 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 लिख दिया। अब इनमें से सबको अलग करके जितनी सेल वाले थे, जितनी भी डेट में पड़े हुए थे, सबको इसमें उठा के लिख दिया। 4 पन्ना पीछे गया मैं, परचेज का बनाया 2-3 पन्ने, उस पे सारे परचेजेस लिख दिए। ऐसे ही सैलरी। अब मुझे पता होगा जब मैंने ये काम कर दिया, ठीक है, तो मैंने क्लासिफाई कर दिया कि जी सेल मेरी इस साल, देखिए इतनी तारीख को, यहाँ डेट भी डाल देंगे हम, ये 15 नवंबर की है, ये 8 जनवरी की है, जितनी भी सेल हुई सब पड़ी है इसमें, टोटल भी कर लेंगे हम। तो ये क्या करेगा, ये हमें मदद करता है समझने में कि टोटल सेल कितनी है। ऐसे ही सैलरी के जो हमने पन्ने बना रखे हैं, सैलरी पता करेंगे, ठीक है। तो ये क्या मतलब, रिकॉर्डिंग कर ली सबसे पहले हमने, फिर हमसे कहता है कि जी आप क्लासिफाई कर दो ट्रांजेक्शन्स को, मैंने वो भी कर दिया। देखिए अभी आप लोग बच्चे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अकाउंटेंसी आपको बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, आप लोग नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड से हो, उस हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। हाँ हो सकता है जैसे मैंने ऐसे लिख दिया सेल से, ऐसे इन रियलिटी ना लिखा जाता हो तो कि उसके फॉर्मेट हो अलग, बट वो चीज फॉर्मेट के टाइम देखेंगे। अभी हमें क्या है, अभी हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, समझ रहे हो आप, ठीक। तो रिकॉर्ड कर लिया आपने ट्रांजेक्शन्स, फिर क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद समराइज करोगे, मतलब सारी सेल का टोटल करके एक साइड एक पास लिखो, ठीक, सबका परचेज का टोटल करो, सैलरी का टोटल करो, ठीक, और उनको फिर कहीं लाके एक एक दूसरा पन्ना बना दो, जिन पूरी सैलरी एक साल की यहीं लिख दो, आप यहीं पे लिख दो पूरी एक साल की, ठीक है, पूरी सेल यहां लिख दो नीचे, एक साथ पूरे साल का जो भी परचेज आपने किया, सामान जितना भी सामान खरीदा। क्यों खरीदते हैं सर हम? बच्चे बेचेंगे क्या? मान लो एक एक डेली नीड्स की आइटम की दुकान है आपकी, आपकी परचून की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। बच्चे अगर खरीदोगे नहीं आप तो बेचोगे क्या? अरे जब दूध अमूल वाला आपको देगा तभी तो आगे आप कस्टमर्स को दो, हल्दीराम से नमकीन मंगाओगे तभी तो आप बेचोगे ना। तो जितनी पूरे साल की परचेज है, मान लो आपकी परचेज 20 लाख रुपए, तो यहां लिख दो। कैसे पता चलेगी 20 लाख है? आप जर्नल ये बनाया आपने पहली बार एक कॉपी, वहां से उठा के परचेज के 4 पन्ने बना दिए थे, पूरा परचेज का टोटल किया, 20 लाख आ गया, यहां लिख दिया। तो ये आपने समराइज कर दिया। इससे फिर कुछ और चीजें बनाएंगे ताकि हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? Hello, Lone. So I can't understand what you want to say. Will you continue with accounting? What do you mean by this? I take all the classes of accountancy in grade up. If there is an accountancy batch, I'll be taking that batch till this time. Don't know about future, but still that is the case. Okay. रुचि, देखिए जी, ग्रेड अप का जो प्लेटफॉर्म है वो हमें जैसे इंस्ट्रक्शंस देता है रुचि, हम वैसे करते हैं, ठीक है। आज बोला गया मुझसे कि आपको यूट्यूब पे क्लास लेनी है, तो अभी आज यूट्यूब पे ले रहे हैं, ठीक। आइए बच्चे जरा आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गई, राइट। अब जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहां तक चीजें सारी क्लियर हैं आपको? एक बार बता दें आप मुझे, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ठीक। तो कहता है कि पहले आप ट्रांजेक्शन्स लिख लो, क्लासिफाई कर लो अलग अलग, फिर उनको समरी बना लो, ठीक है, और उनको ऐसे प्रेजेंट करो कि हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए अपने काम की। मैंने कहा कैसे इंफॉर्मेशन यार, हमने सेल परचेज सब लिख दी, सैलरी लिख दी। कहता भाई वो इंफॉर्मेशन छोड़ो, बस ये समझो, सीधी सी बात ये समझो कि एक बिजनेसमैन बिजनेस करता किस लिए है। मैंने कहा यार बिजनेस किस लिए करेगा? जानना चाहेगा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बिजनेसमैन बिजनेस में क्या जानना चाहेगा? वो जानना चाहता है कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये कैसे पता चलेगा उसको? ये जो सारी चीजें मैंने लिखी थी अभी, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट दिया होगा, दुकान होगी उसकी तो उसका किराया देगा ना, ये भी उसका खर्चा है, बिजली का बिल देगा, तो ये सारे खर्चे लिखेगा, सारी इनकम लिखेगा, दोनों को देखेगा कौन सा ज्यादा है। अगर मान लीजिए इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट हो जाएगी,
अगर उसकी इनकम उसके खर्चे से कम हुई तो लॉस हो जाएगा। बिजनेसमैन तो यही जानना चाहता है ना, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें की जा रही हैं किसके लिए की जा रही हैं, ताकि वो जान पाए कि भाई उसको कितना प्रॉफिट है, ठीक है, कितना लॉस है। तो कहते हैं कि रिकॉर्ड कर लिया आपने, क्लासिफाई किया, मैंने कहा जी हाँ कर दिया, समराइज भी कर दिया ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, राइट। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात, डेफिनेशन कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ओके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, राइट, एंड इवेंट, ओके। और फिर उसके बाद इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। आपको ये सारा काम करना है, किस लिए कर रहे हैं, ताकि रिजल्ट निकाल सकें आप इनके और उनको फिर इंटरप्रेट कर सकें, ठीक। आइए चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा, ओके, यूजर्स एंड देयर नीड फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अभी जो मैंने आपसे बात की, तो अब मेरे से बात करके आपको ऐसा लगा होगा कि अकाउंट्स की जो जानकारी है ना वो सिर्फ एक आदमी को चाहिए, जो मालिक है सिर्फ वही जानना चाहता है, ठीक। जो मालिक है सिर्फ वही जानना चाहता है, राइट। ऐसा नहीं है बच्चे, सिर्फ मालिक नहीं जानना चाहता, कुछ और लोग भी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। सर कौन से वो लोग होंगे, कोई और हमारे बिजनेस के बारे में क्यों जानना चाहेगा? बच्चे आपको क्या लग रहा है कि कोई नहीं जानना चाहेगा? अरे भाई, आपको इनकम टैक्स जमा करना है, जो भी प्रॉफिट हुई है, ठीक, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहेगा कि आपको कितनी प्रॉफिट हुई, कितना लॉस हुआ। कैसे पता चलेगा? आपका अकाउंट देखेगा, आपने कितनी सेल की, कितनी परचेज की, कितने रुपए का सामान मंगाया, कितने रुपए का सामान बेचा, रेंट वेंट कितना दिया, बाकी खर्चे कितने किए आपने, कितने रुपए की सैलरी दी। ये सारा जब वो देखेगा तभी तो समझेगा ना कि कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बताना, मतलब उसे भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी, ठीक, राइट। इसके अलावा बच्चे, जब आप लोन के लिए जाएंगे, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो एक और आदमी वहां पे मिलेगा आपको, जिसका नाम है, एक प्राणी है जिसका नाम है बैंक मैनेजर, ठीक है। तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा आपके, भाई ठीक है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक, जरा एक चीज बताइए कि आप लोन पे कैसे करेंगे। आप कहोगे सर हम बिजनेस करते हैं, हम आपको लोन पे कर देंगे कमा के। तो वो आपसे कहेगा ऐसा है कि मैं भरोसा कैसे करूं कि आपका बिजनेस अच्छा है, कैसा कर रहे हो आप बिजनेस, हो सकता है आप शेख चिल्ली की तरह उड़ रहे हो। तो वो कहेगा एक काम करो, जरा अपनी इससे पहले वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते आओ। बच्चे एक हम चीज बनाते हैं, स्टेटमेंट समझ लो, जो भी समझ लो आप, जो हमें बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस में इस साल, नेट प्रॉफिट कितना है या कितना लॉस हुआ। अब ये बैंक मैनेजर जरूर जानना चाहेगा। क्यों जानना चाहेगा भाई? क्योंकि अगर आपको मान लो पहले से लॉस ही हो रहा है तो वो आपको पैसे देगा ही क्यों? आप खुद ही नहीं कमा रहे, आप उसके पैसे कहां से चुकाओगे? आप कहीं विजय माल्या की तरह निकल गए, ठीक है, ठीक। अनिल अंबानी साहब का बिजनेस देखिए बड़ा डाउन चल रहा है, सारी कंपनियां उनकी लॉस में है। तो अब वो इस टाइम किसी के लिए किसी से लोन के लिए बोलेंगे ना, तो कहेगा भाई साहब ऐसा है, मैं जानता हूं आप इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से रहे हैं और अभी भी होंगे, लेकिन हम आपको लोन नहीं दे सकते। आप तो कमा नहीं रहे हो, आप गंवा ज्यादा रहे हो, समझ रहे हो? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका देखना चाहेगा। दूसरा, जब ये देख लेगा तो एक चीज वो और जानना चाहेगा कि कितनी संपत्तियां, कितनी ढेर सारी चीजें, और तो एक, ठीक है। तो बैंक मैनेजर आपसे जानना चाहता है, मतलब आउटसाइडर्स भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। एक तो आप खुद हो गए जो मालिक है वो, एक आपने देखा इनकम टैक्स अथॉरिटी, बैंक मैनेजर, किसी से आप बहुत लंबा उधार मांग रहे हैं। जैसे आपने कहा कि यार अब मैं एक अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, मैं अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड कर रहा हूं, पूरे इंडिया लेवल पे ले जा रहा हूं, ठीक है। तो यार मुझे जरा ना, अब मैं सोच रहा हूं कि एक नए बिजनेस में एंटर करूं, मैं अब बनाऊंगा कारें किसकी तरह, मारुति सुजुकी की तरह, ठीक है। आपने क्या सोचा कि मैं भी कार बनाऊंगा, बढ़िया बिजनेस है आपका, लेकिन आपने एक प्लान किया एम्बिशियस। अब आप फोन करते हो टाटा को, कहते हो टाटा स्टील को कि भाई साहब मुझे ना जरा सा लोहा चाहिए, 200 करोड़ रुपए का आयरन चाहिए, मुझे गाड़ियां बनानी है। तो वो दे देगा आपको? नहीं देगा। क्यों? कहेगा यार पहले पता करो कि ये कमाता भी है कुछ कि नहीं, क्योंकि अगर हमने आयरन दे दिया और फिर ये कुछ कमाया नहीं तो हमारा भी सारा पैसा डूब जाएगा, समझ रहे हो आप? तो वो क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा कि एक काम करो, आप मुझे अपना अपना सारी डिटेल भेज दो, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी देखना, हो सकता है देखना चाहे, ठीक। तो ये जो चीजें, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं, ये सिर्फ मालिक के काम की नहीं है, सिर्फ प्रोपराइटर, ओनर
या शेयर होल्डर के काम की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के काम की हो सकती हैं। ठीक, ये हो सकती हैं, मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो ओनर के भी काम की होंगी। ठीक है, ओनर मतलब जो मालिक है। ठीक, उसके अलावा ये अभी इन पे भी बात करेंगे हम उसके। ठीक है, राइट, इन्होंने जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज की मैंने आपसे बात कर ली, इनके काम की जरूर है ये, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह के। प्लस वैट जो आप जमा करते हैं, जीएसटी अभी आ गया है, तो आप कितना जमा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? परचेज सेल सब देखनी पड़ेगी आपकी, तो इनके लिए बहुत जरूरी है ये। बैंक्स के लिए मैंने बताया, कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। सर इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? बच्चे इसको ऐसे समझें आप कि आपने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया है कि सर हम एक काम करेंगे, सर यहाँ पे मैं रहता हूं, मान लो आप जहां भी रहते हो, सर यहाँ पे गोलगप्पे की कोई दुकान नहीं है। ठीक है, और मैं सर गोलगप्पे का एक यहाँ पे एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, एक ढेर सारी स्टॉल्स जिनमें सारे मतलब हमारे बच्चे हमारी ड्रेस पहन के खड़े होंगे और वो गोलगप्पे बेचेंगे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। आप कहते हो सर इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे कोई इन्वेस्ट कर दे मेरे बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो ले लेगा हिस्सा। मैंने कहा अच्छा, मतलब आप इन्वेस्टर खोज रहे हो? आप कहते हो हाँ जी सर, मैं इन्वेस्टर खोज रहा हूं। मैंने कहा सुनो, इन्वेस्टर चाहिए आपको, है ना? ठीक, अगर आपको इन्वेस्टर चाहिए तो इन्वेस्टर जानना चाहेगा कि आप पहले कुछ कमा रहे हो कि नहीं, वो देखना चाहेगा कैसे आपके बिजनेस को वैल्यू करे, वो कितने लाख रुपए का आपका बिजनेस है आज। एक चीज और होती है बच्चे, बैलेंस शीट। ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें वो जानना चाहेगा कि अभी आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, पहली बात। दूसरा, ये बैलेंस शीट क्या बताती है, आपके बिजनेस में मतलब आपकी कितनी संपत्ति है, कितनी एसेट्स हैं आपकी, कितना आपके ऊपर उधार है, उधार को बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? कितना आपके ऊपर लाइबिलिटी है। ठीक, ये भी जानना चाहेगा। एसेट्स मतलब आपकी लैंड, जमीन, बिल्डिंग, ठीक है, कारें अगर हो, फर्नीचर हो, कैश कितना पड़ा है, बैंक में कितना पैसा है, ये सारी आपकी क्या है, संपत्ति है। वो अमिताभ की मूवी आपने देखी है ना, दीवार, दीवार थी कौन सी थी, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? ठीक, तो ये कुछ ऐसा ही है, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें क्या थी, ये अमिताभ की संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी। तो ये एसेट्स हो गए। ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो वो जानना चाहेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तभी तो आपके बिजनेस की वैल्यू वो कर पाएगा। आपके ऊपर कितना उधार है, कितनी लाइबिलिटी है आपके ऊपर। अगर ये दो बातें आप बता पाओ, तो आपके साथ हो सकता है इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए। ठीक है, राइट, यहां तक सारी चीजें क्लियर। तो ये सारे लोग जो हैं, ये आपके फाइनेंशियल जो भी आपकी मतलब डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में संपत्तियां होंगी और उधार जितना आपने दूसरे लोगों से ले रखा है उसकी डिटेल होगी। तो ये जानना चाहेंगे, ठीक है, पहले से कितना उधार चल रहा है। ओके, ठीक, तो ये बातें हो गई आपसे। ठीक है, इसके अलावा मैनेजर्स भी जानना चाहेंगे कि इस बार हमारी कंपनी ने कैसा करा, डायरेक्टर्स वगैरह, मैनेजर्स, कंपनी ने कैसा करा, कितना प्रॉफिट हुआ इस बार, कितना रुपया हमने कमाया। ठीक है, हमारी प्रॉफिट कितनी है, पिछली बार हमारी कितनी प्रॉफिट थी, अगर कम हुई तो उसके क्या कारण रहे, बढ़ी तो क्या कारण, कैसे कंपेयर कर पाएंगे, ताकि उन्हें ये सारी जब जानकारी मिलेगी अकाउंट से तभी वो जान पाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें आपके डायरेक्टर्स, मैनेजर्स भी जानना चाहते हैं। क्रेडिटर्स के बारे में मैंने बता दिया। क्रेडिटर्स मतलब लेंडर्स, ये वो लोग हैं जो आपको उधार देते हैं, जिनसे आपने उधार लिया। लेंडर जैसे बैंक है आपका, ठीक है, या किसी से उधार सामान खरीदा आपने, तो वो भी जानना चाहता है कि आपके पास बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हैं कि नहीं है, कर भी रहे हो कि नहीं तो कहीं उनका पैसा फंस जाए। ठीक है, सो ये बातें थी बच्चे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य ये है कि जो भी बिजनेस लेन देन हो रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने हो रहे हैं, जितने भी लेन देन हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब रखा जा सके। अगर हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो लास्ट में जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहेंगे अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का, तो वो सही नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है ढेर सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, हाँ जी बोलिए उत्कर्ष, लाइव है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है, बात समझ में आ रही है जो पढ़ा रहा हूं, या सब ऊपर से जा रहा है? पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे। ठीक है, राइट, ठीक,
या बस निकल रहा है सब? क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं और उन्हें हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन हाँ ये कोशिश रहती है कि आपको समझ पूरा आए, ताकि अकाउंट्स जो आपके लिए नया सब्जेक्ट है कोई दिक्कत ना हो। कह रहे हैं, अच्छा उत्कर्ष कह रहे हैं एकदम बहुत बढ़िया। और महेंद्र कह रहे हैं, माधवेंद्र सर, इज देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स? देखिए, क्रेडिटर्स वो लोग हैं माधवेंद्र जिन्होंने आपको उधार सामान बेचा है। जनरली जब बिजनेसेस, जैसे हम आप दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं, ठीक है, थैंक यू योगिता, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आपका। एक बार वीडियो लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है, ओके, एक बार वीडियो लाइक कर देना आप लोग। जब हम दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें उधार दे दो, तो बड़ा आनाकानी करता है ना, वो कैश में ही डील करना चाहता है। लेकिन ये जनरली जब हम छोटे लेवल पे होता है, ओके उत्कर्ष, ओके, ठीक, राइट, तो ये छोटे लेवल पे होता है। जब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आपस में डील करते हैं, तो वहां हर एक काम उधार पे होता है। मतलब आपको, अगर आप एक कंपनी है जैसे मारुति सुजुकी है, उसको आयरन चाहिए, गाड़ियां बनानी है भाई, ठीक है, तो वो टाटा स्टील को फोन करेगी अगर, तो कहेगी कि आप आयरन भेज दो, हम आपको पेमेंट 3 महीना बाद करेंगे। ऐसे होता है बिजनेस, ठीक है। टाटा स्टील वो क्या करती है, वो आयरन को प्रोसेस करती है, उसको मान लीजिए कोयला चाहिए, तो कोयले वाली कंपनी को फोन कर देगी, इंडियन कोल लिमिटेड को, उनको ऑर्डर प्लेस कर देगी, कहे कि आप आज हमें दे दो और सामान, आज कोयला दे दो, हम आपको 2 महीने 3 महीने बाद पैसे देंगे। तो ये लोग, जैसे मारुति के लिए टाटा स्टील ने उधार दिया है लोहा, तो टाटा स्टील उसके लिए क्रेडिटर है, ठीक, उसको उधार दिया। और टाटा स्टील के लिए वो जो इंडियन कोल लिमिटेड है जिसने कोयला उधार दिया, वो क्रेडिटर है। तो ये लोग तो क्रेडिटर हो गए। और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा इसलिए लगाते हैं, वो उधार नहीं दिया उन्होंने, उन्हें प्रॉफिट में से आप हिस्सा चाहिए, वो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, ठीक है, उनको प्रॉफिट में से चाहिए, वो मालिकाना, वो भी आपके को ओनर्स हैं, वो भी आप ही की तरह मालिक हैं, ठीक है। आइए बच्चे देखते हैं जरा, राइट, ऑब्जेक्टिव्स देखनी अब हमें अकाउंटिंग की, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहला मैंने बताया बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रहेगा, तभी आप सही तरीके से प्रॉफिट निकाल पाओगे, अदरवाइज बहुत झोल झाल हो जाएगा, ठीक है। और सही प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो टैक्स कैसे जमा कराओगे, मतलब ढेर सारी चीजें हैं। तो इसलिए कि आप सही तरीके से, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हों, परचेज, सेल, पेमेंट जो भी हो, सबका आप प्रॉपर और कंप्लीट रिकॉर्ड रख सको ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, ठीक है। दूसरा बच्चे, एक अकाउंटिंग का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सके। जो भी प्रॉफिट हुई वो बताओ, या जो भी लॉस हुई वो बताओ, ठीक, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहा है, वो जानना चाहेगा प्रॉफिट या लॉस। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है उसका। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बच्चे बैलेंस शीट से हमें पता चलती है। प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, लास्ट में बनता है बिल्कुल, ठीक है। ये बता देगा हमें सारे खर्चे, हम एक तरफ लिख देते हैं, सारी इनकम दूसरी साइड, देख लेते हैं दोनों में ज्यादा कौन है। अगर खर्चों वाला ज्यादा है तो लॉस हो गया, और इनकम वाला ज्यादा है खर्चे से तो प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हो, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सर बच्चे कितनी आपके पास संपत्ति है, एसेट्स कितनी है आपके पास, संपत्तियां कितने रुपए की हैं आपके पास, क्या है, संपत्ति, और कितने का आपके ऊपर दायित्व है, कितना आपके ऊपर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये असेट्स और लाइबिलिटीज अगर आप जानना चाहते हो, उसके लिए बच्चे आपको, लाइबिलिटीज मतलब देनदारी, आपके ऊपर कितना उधार है, तो इसके लिए आप बनाते हो बैलेंस शीट। और ये कैसे बना पाओगे, जब सारे ट्रांजेक्शन्स आप मेंटेन करोगे, ठीक है। तो ये भी एक उद्देश्य है आपकी जो अकाउंटिंग करने का, कि हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस देख पाए, हम अपनी आज की डेट में हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना हमने उधार ले रखा है दूसरों से, वो देख पाए। तो ये 2 कारण हो गए, 2 ऑब्जेक्टिव हो गए बनाने के उद्देश्य। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इन इंफॉर्मेशंस को यूज, मतलब जिसको जरूरत हो, उसे हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में।
और ये जरूरतमंद लोग कौन से हैं जिनको हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कंपनी की, तो ये इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग, उन्हें भी चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सर इंटरनल कैसे हो सकते हैं बच्चे? अभी आपसे बात हुई थी ना कि मैनेजमेंट को चाहिए होती है, डायरेक्टर को चाहिए होती है, ताकि वो देख सके कि क्यों प्रॉफिट कम हो रही है, क्या कारण है। इवन इवन जो आपके एम्प्लॉई हैं, जो छोटे छोटे मतलब जिनकी कम कम सैलरी वाले एम्प्लॉई हैं, उनकी भी हो सकती है। हो सकता है आप उनको बता रहे हो कि इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो ये एम्प्लॉइज के आप बोनस मार रहे हो, तो ये कैसे पता चलेगा? इनको भी आप जब अपना पूरी अकाउंटिंग करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, आपकी कंपनी का बैलेंस शीट बना हुआ है, इनके पास जाएगा, तब ये मान लेंगे कि हाँ जी इस बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। तो एक तो उनके काम की भी है, ये लोग इंटरनल यूजर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे एक्सटर्नल यूजर्स की, तो भैया एक्सटर्नल यूजर कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जो समझ लें आपकी कंपनी से बाहर के लोग हैं। जैसे आप पहुंचे बैंक के पास कि साहब उधार दे दो, वो कहेगा जाओ अपना अकाउंट्स पूरा उठा के लाओ जो आपने बनाया है किताबों पे। वो जानना चाहता है प्रॉफिट है कि लॉस है, कितनी एसेट्स है, कितनी संपत्ति है, कितनी लाइबिलिटीज है, वो आपसे बोलेगा। इसके अलावा अगर बैंक के अलावा मैं देखूं तो क्रेडिटर्स मतलब जिनसे आप उधार सामान खरीदोगे, वो भी आपसे कहेंगे। इन्वेस्टर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो भी क्या है, ये सारी आउटसाइडर हैं, इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये इनके लिए भी, इनको भी प्रोवाइड कराना हमारा एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इज दैट क्लियर टिल हियर? आप एक बार बता दें, फिर आगे चलते हैं। नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ओके। साक्षी कह रही है इससे रिलेटेड और भी टॉपिक कवर हो चुका है क्या? नहीं साक्षी, इससे रिलेटेड 2-3 क्लासेस मैंने ली हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और एक क्लास में मैंने आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कराए हैं, ठीक, काफी बढ़िया क्लास है वो, राइट, ओके। एक क्लास वो है। दूसरी क्लास बच्चे मैंने ली है दूसरी क्लास एक ली है मैंने जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया है, वो भी यूट्यूब पे ली है, राइट। एक और क्लास ली है मैंने, और ये एक क्लास है, ठीक, ओके। आइए चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आपसे डिस्कस करूंगा, और अगर डिस्कस करने लगो तो विश्वास मानिए, ठीक, क्लास इतनी लंबी हो जाएगी आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है, राइट, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला टर्म आपका एंटिटी है, और ये सारा जितना भी आप पढ़ रहे हैं सभी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। अभी आज जो हेडिंग ही आपने देखा होगा क्लास का, ठीक है, आपने हेडिंग देखी होगी क्लास की, एनसीईआरटी से ही जो चीजें ली गई हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा इसमें नहीं लिया गया है कुछ, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी काम की चीज हो सकती है, ठीक। आइए देखते हैं। तो एंटिटी मतलब ये कि देखिए कोई भी, जैसे आप एक अलग व्यक्ति हैं, मैं एक अलग व्यक्ति, आपका दोस्त एक अलग व्यक्ति, आप लोग दोस्त हो सकते हैं, उसको आप मना सकते हैं किसी चीज के लिए, मैं आपको किसी चीज के लिए मना सकता हूं, लेकिन हम लोग स्वतंत्र एंटिटी हैं, ठीक है। तो एंटिटी मतलब वो जिसका अलग अपना एग्जिस्टेंस हो, जिसका अलग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, ठीक, ठीक है, जिसका अपना अलग एग्जिस्टेंस हो। अकाउंट्स कहता है कि जो भी आप बिजनेस करते हो ना, जैसे आपने अगर दुकान खोली, आपने बिजनेस किया, ठीक है, तो हमारे पास अभी आगे पढ़ेंगे आप बिजनेस एंटिटी एजम्पशन या अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन, वो कहता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और जो मालिक हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो अलग एंटिटी है। क्या कहता है? बिजनेस एक अलग एंटिटी मतलब जो आपकी दुकान है वो अलग है और आप अलग हो, दोनों जने अलग अलग हो, ठीक है। तो खैर वो तो हम तब देखेंगे जब गैप पढ़ेंगे, राइट। तो एंटिटी मतलब जिसका अपना एग्जिस्टेंस हो। ट्रांजैक्शंस मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही सिंपल है बिल्कुल, हिंदी में समझो ना आप, लेन देन। ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन। आप जब बैंक में अपना
आप डालते हो उसमें क्रेडिट कार्ड, अरे डेबिट कार्ड डालते हो आप, ठीक है, तो वो क्या कहता है आपसे कि अगर पैसे नहीं है तो कहता है ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड, अगर पैसे नहीं है तो कहता है ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड, ठीक, मतलब लेन देन पूरी नहीं हुई, आप पैसे नहीं निकाल पाए, ठीक, राइट, ठीक। तो ट्रांजेक्शन ये हो गया। अब ट्रांजेक्शन जो है, आपने जब भी कोई सामान खरीदा दैट इज अ ट्रांजेक्शन, ठीक। इसके अलावा आपने कोई पैसा मिला आपको, किसी ने पेमेंट की, वो भी ट्रांजेक्शन है। आपने कोई सैलरी दी किसी को, वो भी, जहां भी लेन देन हो गया दैट इज ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्लियर जी। इसके बाद प्यारे बच्चे हम चलेंगे एसेट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे आप बताइए कि अभी तक बिल्कुल सब सही? बिल्कुल उत्कर्ष, अभी तक सब ठीक ठाक? ठीक है। ठीक, आइए आइए आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात हुई भाई कि जरा सा ये समझते हैं, जरा सा ये समझने की कोशिश करते हैं हम कि एसेट्स क्या होता है। एसेट मैंने आपको बताया, संपत्ति, आपकी जो भी संपत्ति है बिजनेस में वो आपकी एसेट है, वो सब बिजनेस का एसेट कह लो, आप अपनी एसेट जो भी कह लो, ठीक। असेट्स है वो आपकी संपत्ति है, ठीक। लैंड, एग्जाम्पल लिख लो आप, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक, ये सब क्या है, आपकी संपत्ति है। कैश भी आपके पास हो सकता है बच्चे, ठीक, बैंक में आपके पैसा हो सकता है, फर्नीचर आपके पास हो सकता है, और भी ढेर सारे होते हैं एसेट्स, ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे एसेट हैं जिनको आप भी मानते हो कि संपत्ति है, ठीक। बाकी एसेट्स फिर मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा, वो हम अपनी डिटेल्ड क्लास में देखेंगे, ठीक, राइट। अच्छा, आइए आगे चलते हैं। अब इसके बाद बच्चे एसेट्स की बात आ गई, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को बहुत सिंपल कहूं तो ये होता है भाई साहब उधार, बहुत ही सिंपल वर्ड, एक शब्द में बोल दिया, उधार। ये उधार कैसा भी उधार हो वो लाइबिलिटी है। सर कैसा कैसा हो सकता है उधार? बच्चे आप बैंक से लोन ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो। आपने उधार सामान खरीद लिया, आपने बोल दिया जी मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे मोहल्ले में एक दुकान होती है, उसके यहां से हम सामान खरीदते रहते हैं और उससे कहते हैं जी हम साल, मतलब जब महीना की पहली तारीख को हम आपको पैसे दे देंगे। तो उससे हम कैसा सामान खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है साहब, समझ में आ रही बात, ठीक। बैंक लोन, क्रेडिट परचेज, ठीक। इसके अलावा और भी लाइबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, उसको हम अपनी डिटेल, कोई सैलरी वगैरह मान लो आपने पे नहीं की, आपने क्या किया, कोई किसी इंप्लॉइज को सैलरी नहीं दी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सारा क्या है बच्चे, ये भी आपका उधार लाइबिलिटी है, आपके सर पे चढ़ा हुआ है, आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्यों नहीं दोगे, आप दोगे ही, है ना। इज दैट क्लियर? बता दीजिए एक बार आप लोग, ठीक है, ओके। आई होप समझ चुके हैं आपकी लाइबिलिटीज क्या होती है। एसेट समझ गए आप, जो भी आपकी संपत्ति है, और उधार वो है जो आपका, आपने उधार ले रखा है, मतलब वो बैंक लोन हो सकता है, क्रेडिट परचेज हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट, ये सारी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें होती हैं। अब इसके बाद समझेंगे हम कैपिटल क्या होता है। क्या समझेंगे अब हम समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है, ठीक है, कैपिटल क्या होता है। तो बच्चे कैपिटल अगर जानना चाहते हो आप ना, तो आप एक काम करो, इसको समझते हैं ऐसे। मान लो कि एक ओनर है बिजनेस का, एक ओनर है बिजनेस का, ठीक है, और इसने, ओनर कौन है सर? अरे बच्चे इसको थोड़ा और डिटेल में एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। ये ट्रायल क्लास है, पेड क्लासेस की कुंदन, ठीक है, ये ट्रायल क्लास है,
राइट। तो अभी देखिए, मान लीजिए कि योगिता ने क्या किया है। योगिता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। योगिता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किस चीज का? इन्होंने सोचा है कि यार चलो केक की दुकान खोलते हैं, कि इन्हें केक बनाने का बड़ा शौक है, तो इन्होंने केक की शॉप खोली है, ठीक है। केक की शॉप, ठीक। अब इसके लिए योगिता को क्या लाना पड़ेगा? देखो बच्चे, जैसे ही बिजनेस के लिए आप सोचते हो ना, आपको एक चीज चाहिए। क्या चाहिए पता है आपको? आपको चाहिए पैसा। जैसे ही बिजनेस के बारे में आप सोचते हैं, आपको चाहिए पैसा, यानी चाहिए कैश। अब ये कैश कहां से आएगा? अगला प्रश्न ये है, अब ये कैश कहां से आएगा? आपको कहां से मिलेगा कैश? तो योगिता अपने घर से लेके आएंगी पैसे, चाहे अपने मम्मी से, पापा से मांग के लाए, या खुद भी कमाया हो इन्होंने, जो सेव किया हो। तो जो भी पैसा आप बिजनेस में डालते हो, जो भी पैसा ओनर बिजनेस में डालता है, योगिता मान लीजिए अपने घर से 2 लाख रुपए लेके आती हैं इस बिजनेस को करने के लिए। सर 2 लाख रुपए की जरूरत इनको क्यों पड़ेगी? बच्चे जरूरत इसलिए पड़ेगी, एक तो दुकान का किराया देना होगा इनको, ठीक है। कुछ फर्नीचर वगैरह बनवाएंगी, केक की दुकान है, थोड़ी सी फैंसी होनी चाहिए तभी लोग आएंगे, ठीक है। लाइटिंग वाइटिंग करवाएंगी, ठीक, साफ सफाई करवाएंगी, एक आधा लड़का रखेंगे, उनकी सैलरी। तो ये जो सारा खर्चा है इनका, ठीक है, ये कैसे आएगा? इसके लिए इनको पैसे लाने पड़ेंगे। तो जो भी पैसा योगिता अपने बिजनेस में लगाती हैं, उस पैसे को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। यहां पे योगिता का कैपिटल 2 लाख है, यहां पे जो कैपिटल है वो 2 लाख है, ठीक। मतलब जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल कहलाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो भी पैसा ओनर, यानी कि प्रोपराइटर, प्रोपराइटर वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल कहलाता है, ठीक। देखो आप, कितना सिंपल है यार। वो इतना बड़ा बड़ा जो आपको लिखा है कैपिटल, वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और है बच्चे, जरूरी नहीं कि वो हमेशा पैसा ही हो। योगिता जब आ रही थी तो ये फर्नीचर वर्नीचर तो ये खरीद के लाई हैं। अब इनका प्लान था अगला कि एक एसी ले लेते हैं, यार गर्मी काफी रहती है आजकल, तो लोग केक लेने आते हैं, उन्हें गर्मी लगती है, गर्मी नहीं लगेगी तो शायद ज्यादा लोग आएंगे केक लेने। इसके लिए क्या किया, योगिता ने सोचा कि यार एसी लगवा लेते हैं। पर तभी इनकी मम्मी ने कहा, अरे योगिता देख, ये एसी तो एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये घर से लेती जाते रहे फालतू, मतलब उस कमरे में है जहां पे कोई बैठता भी नहीं है, लेती जाए इसको। तो एक एसी भी ये अपने घर से लाती है अपने बिजनेस में। एक क्या लाती हैं बच्चे? एसी लाती हैं अपने घर से अपने बिजनेस में। तो इस जो एसी की वैल्यू होगी, जो एसी की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ एसी, वो भी इनका कैपिटल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एसी कोई तो अपने घर से लाई है ना। तो चाहे आप पैसा बिजनेस में लेके आओ, चाहे आप बिजनेस में कोई सामान लेके आओ घर से अपने, ठीक है। तो अगर पैसा लेके आए तो ठीक बात, अगर वो सामान लेके आए तो उसकी जितनी भी वैल्यू है वो आपकी कैपिटल हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि जो ये एसी लेके आई, उनकी उसकी करंट वैल्यू 28,000 है, मैं अगर आपसे बोलूं कि उस एसी की करंट वैल्यू 28,000 है, तो अगर मैं आज आपसे योगिता का टोटल कैपिटल पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? बताओ आप लोग, ठीक। अगर मैंने कहा योगिता 2 लाख रुपए कैश लाई थी, एक एसी लाई है जो 28,000 उसकी वैल्यू है, योगिता का टोटल कैपिटल कितना बता दीजिए। बता दिया भाई। कुंदन, समझ में आई आपको बात? बोलिए। मैं दूसरे विंडो पे होता हूं जब आप कमेंट्स पूछते हैं, तो मैं दूसरे विंडो पे होता हूं, तो मैं उस टाइम, मुझे दूसरे विंडो पे जब आता हूं तभी वो चीज क्लियर होती है, ठीक। ओके, 2,28,000 रुपए, 2 लाख भाई कैश में लाई थी, 28,000 रुपए का सामान लाती हैं। रेंट कैसे कैपिटल होगा? पैसा लेके आएंगी घर से या रेंट लेके आएंगी? रेंट लेके नहीं आएंगी ना, पैसा लेके आएंगी, समझ रहे हो। रेंट थोड़ा ही कोई लेके आता है, वो तो पैसा लेके आता है। अब उस पैसे को आप किस फॉर्म में खर्च करो, आप सैलरी दे दो, आप रेंट के नाम पे किसी को दे दो, आप किसी से कह लो जा भाई तू ऐश कर ले, वो आपकी मर्जी है। कितना लेके आए थे बिजनेस में? 2,28,000। उस 2 लाख से आप चाहे रेंट दो, चाहे दुकान का डेकोरेशन कराओ। अब ये आपका मतलब वो है, डिस्क्रिप्शन है।
लेकिन जो लेके आए आप बिजनेस में, ठीक, जो लेके आए आप बिजनेस में, ठीक है, कहां से लाए? घर से। तो ये अब आपके बिजनेस का हिस्सा है, वो जो पैसा है वो अब बिजनेस का है। उसमें से आप अपने लिए, आपका मन किया एक दिन आप मान लीजिए बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए घर से लाए, अगले दिन आपका मन कर रहा है सामने बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले बन रहे हैं, गुलाब जामुन बन रहा है आपकी दुकान के सामने, ठीक है, एक स्वीट की शॉप है। तो ये नहीं कि आप पहुंच गए वहां और आपने गुलाब जामुन उठाया और खाए और पैसे दिए। अब आप पर्सनल यूज में वो पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। एक बार जो बिजनेस में आ गया वो बिजनेस का है, वो आपका अब नहीं है। बताऊंगा धीरे 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 धीरे, ठीक। बात समझ में आई? रेंट भी तो कैपिटल से ही जाएगा, बिल्कुल रेंट भी जाएगा, सैलरी भी जाएगी, जो भी मैदा सूजी जो भी खरीद के आएगा केक बनने के लिए, जो भी चीजें आएंगी क्रीम वगैरह सब उसी से आएगा। लेकिन ये पैसा जो मालिक ने दिया है इसको हम कैपिटल के नाम से बिजनेस में लिखते हैं, ठीक है। आगे इसको जिस नाम से भी आप खर्च करो वो आपकी मर्जी है। जब ये आया तो ये कैपिटल के रूप में आया। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? बोलिए, कंफ्यूजन बढ़ रही है लग रहा है आप लोगों की, ऐसा है क्या? बताएं, कंफ्यूजन बढ़ रही है आप लोगों की? बोलिए। ठीक, बढ़िया। अब देखिए आगे क्या हुआ। ठीक, ये बात हो गई भाई कैपिटल तक की। अब जो कैपिटल है ना, अब देखिए जरा मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर। अरे क्यों याद रखें? जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल है, या कोई सामान अगर लाता है तो सामान की वैल्यू कैपिटल है। ठीक, काम खत्म, राइट। अब बच्चे समझते हैं जरा कुछ और टर्म्स, आगे बढ़ते हैं, सेल्स और रेवेन्यू को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, राइट, ओके, ठीक है। सेल्स और रेवेन्यू को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, सेल्स जो होगा आपका, ठीक है, सेल्स, तो जब भी आप सामान बेचते हो दैट इज सेल्स। सामान अगर आपने बेच दिया दैट इज सेल्स। सेल्स दो तरीके से हो सकता है आपका, एक कैश सेल्स हो सकता है, आपने तुरंत पैसे लिए, केक का ऑर्डर था, ठीक है, केक का ऑर्डर था इनके पास, ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया है, केक का ऑर्डर था योगिता के पास, योगिता ने क्या किया, सामने तुरंत कैश लिए 1,000 रुपए केक पकड़ा दिए, तो ये जो है ये कैश सेल है। इनके पास एक फोन आता है शहर के सबसे बड़े, समझ लें आप बैंक्वेट हॉल वाले के यहाँ से, कि मैडम हमारे यहाँ केक चाहिए पूरा 50 किलो, ठीक, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो अब ये जो बैंक्वेट वाला है ना, ये इनको एडवांस पे नहीं करेगा, ये नहीं करेगा कि इनको तुरंत पे कर दे, ये कहेगा मैडम हम आपको पेमेंट 2 महीने बाद देंगे। जनरली ऐसा ही होता है बिजनेस में। बिजनेस में अधिकतर ट्रांजेक्शन्स उधार पे होती है, सेल और परचेज वगैरह अधिकतर उधार पे होती है। तो एक तो क्रेडिट सेल हो सकती है आपकी, तो जो सेल जिसका पैसा आपको बाद में मिलेगा, उधार पे बेचा आपने दैट इज क्रेडिट सेल, और जो कैश लेके बेचा दैट इज कैश सेल्स। अब इसके बाद बच्चे रेवेन्यू, रेवेन्यू को आप ऐसे समझो, रेवेन्यू वर्ड अगर आपको थोड़ा भी परेशान करता है तो आप इसके ऊपर लिख लो, या जब आप स्क्रीनशॉट लेना लिख देना इनकम। रेवेन्यू के ऊपर आप क्या लिख दोगे? इनकम, ठीक है जी, बोलिए, राइट। यहां पे मेरे ख्याल से एक ही क्लास होगी, ठीक है उस्मान जी, राइट, यहां पे एक ही क्लास होगी मैक्सिमम, ठीक, व्हाट आई थिंक, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं जरा, ठीक। अब बच्चे इसके बाद रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, इनकम। सर इनकम कहां कहां से हो सकती है बिजनेस को? यही इनकम होगी जब वो सामान बेचेगा तो उसको इनकम होगी, और तो कोई इनकम होगी नहीं। नहीं बच्चे, और भी सोर्सेज हैं इनकम के, ये आपको योगिता बताएंगी। योगिता ने बिजनेस करा है ना, ये बताएंगे आपको कि इनको इनकम कहां कहां से हो सकती है। ठीक, देखिए इनकी एक केक की दुकान थी एक, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो एक तो ये जो केक बेचती हैं, जो सेल करती हैं केक, उससे इनको रेवेन्यू मिलता है या इनकम मिलता है। एक तो सेल ऑफ केक से इनको इनकम मिलता है, ठीक है। दूसरा, इनके पास भाई इतना ज्यादा ऑर्डर रहता है डेली ना, कि बहुत पैसे कमाती हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है, इन्हें समझ नहीं आता क्या करें।
तो इन्होंने कुछ पैसे को ले गई बैंक में, इन्होंने दे दिया कि बैंक मैनेजर साहब ये पकड़ो 5 साल की एफडी कर दो, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कर दो। बैंक मैनेजर ने कहा 5 साल की एफडी कर दूं? ये कहती हाँ जी 5 साल की 5 इयर्स की आप एफडी कर दो। तो उसने फिक्स डिपॉजिट कर दी इनके पैसे की। ठीक, क्या कर दिया? फिक्स डिपॉजिट। अब इनको हर साल वो क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, हर साल इनको ब्याज देता है। तो वो ब्याज इनके लिए क्या है बच्चे? वो भी इनकम है। सिर्फ सेल से इनकम नहीं होगी, अगर ब्याज मिलता है वो भी इनकम है। तो ठीक ऐसे ही मान लीजिए और भी कई इनकम हो सकती हैं। ठीक, राइट, समझ में आई बात? ठीक, ओके, राइट। अब बच्चे चलते हैं जरा आगे। डिबेंचर्स बेसिक टर्म्स नहीं है अकाउंट्स का। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, डिबेंचर्स जो है ना वो आपका बेसिक टर्म्स नहीं है। पहली बात ये समझ लो आप, वो कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है। तो अभी तो उसको समझाना संभव नहीं है जब तक कि हम कंपनी अकाउंट्स वगैरह स्टार्ट नहीं करेंगे तो। ठीक है, राइट। आइए देखते हैं जरा एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल रुचि, ठीक। इनकम आपको कई तरीके से हो सकती है। जैसे आपने कोई अपनी पुरानी जमीन बेच दी तो क्या वो आपकी इनकम है कि नहीं है? ठीक है, खैर चलिए ये देखते हैं। एक्सपेंसेस, आपको कोई खर्चा किया आपने, ठीक है ना, तो एक्सपेंस क्या है आपका? सीधा जो भी आप खर्चा करते हो, किस लिए हम खर्चा करते हैं? एक बिजनेसमैन के हिसाब से आपको हमेशा सोचना है। एक बिजनेसमैन जो होता है हमेशा वो किस लिए खर्च करेगा? वो उसके खर्च करने का पर्पस बहुत ही क्लियर है। वो सिर्फ इसलिए खर्च करता है ताकि वो फ्यूचर में इस पैसे से कुछ कमा सके। मतलब वो या तो सैलरी देगा अपने लोगों को, ठीक है, वो सैलरी वगैरह देगा और इस सैलरी में ही वो अपने पैसे खर्च करेगा। ठीक है, इसके अलावा वो परचेज करेगा, सामान खरीदेगा। जैसे अगर आपकी मोबाइल की दुकान है तो आप मोबाइल खरीदेंगे, ठीक है, और उस मोबाइल को आगे बेचेंगे। तो ये क्या है? ये भी आपका खर्चा है एक। ठीक, इसके अलावा आप रेंट देंगे अपनी दुकान का, और ऐसे ढेर सारे खर्चे बच्चे आप करते हैं। किस लिए करते हैं आप खुद मुझे बताएं कि ये सारा खर्चा एक बिजनेसमैन किस लिए कर रहा है? कोई मुझे बता सकता है भाई कि एक बिजनेसमैन है वो ये सारा खर्चा क्यों कर रहा है? क्या कारण है उसके खर्चे करने का? कोई मुझे बताएगा? ठीक, एनीवन, कि वो क्यों कर रहा है ये सारे खर्चे? एक बिजनेसमैन ये सारे खर्चे क्यों करता है? मेरा प्रश्न आपसे ये है। ठीक है, राइट। तो इसमें प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ कमा सके। वो किस लिए करता है? वो चाहता है कि कुछ ना कुछ कमा सके, जो भी वो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, आप चले गए थोड़ा सा स्टार्टअप की साइड, ठीक है ना। तो जनरली एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी व्यापार करता है तो वो चाहता है कि कुछ कमा सके पैसे, है ना। एक्सटेंड बिजनेस वगैरह बहुत बहुत बात की बात आ जाती है। मेन जो उसका अगर आप समझेंगे, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए यार अकाउंट्स के टर्म यूज करो भाई। ऐसे यूज करोगे कि जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो हम अकाउंटेंसी से भटक जाएंगे ना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ओके, आइए बच्चे देखते हैं। ठीक, तो ये जो सारे एक्सपेंसेस करता है, जैसे देखिए जरा आप, डेप्रिसिएशन, अभी जो इन्होंने यूजुअल आइटम्स लिए एक्सपेंसेस के, डेप्रिसिएशन ये डिटेल में एक्सप्लेन होगा बाद में। रेंट ये आप जानते हैं, दुकान लेगा, फैक्ट्री ली है रेंट पे तो उसका रेंट उसे पे करना पड़ेगा। एक उसको ये है भाई कारण, ठीक है, राइट, रेंट उसको पे करना पड़ेगा, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी उसको देनी पड़ती है। जो भी डेली वेज लेबरर्स होते हैं, कोई काम कराता है, जैसे उसका सामान आया, अब उसको गोदाम में रखवाना है तो कौन रखेगा? तो मजदूर बुलाएगा 2-3, ये मजदूर रखेंगे, इनको जो वेजेस देगा ये भी इसका खर्चा है। जो उसके रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी देगा। अच्छा सोचो सोचो जरा, ये वेजेस और सैलरीज में क्या अंतर है बच्चे? जो जो आपके रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं हैं,
जो आप डेली बेसिस पे काम कराते हो, ठीक है, डेली बेसिस पे या घंटे के हिसाब से बुला लिया, वो आपके उनको आप वेजेस देते हो, मजदूरी देते हो। और जो आपके रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं मंथली बेसिस पे, उनको आप क्या करते हो, उनको आप सैलरी देते हो, ठीक। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका ब्याज देना पड़ेगा आपको, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस। कोई हीटर वगैरह, लाइट, वाटर, टेलीफोन जो भी आपने लगाया है, ये सारा क्या है, ये सारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके खर्चे हैं। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में कोई अंतर नहीं है, ठीक। कहते हैं स्पेंडिंग मनी ऑन दीज थिंग्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, राइट। तो वैसा कुछ है नहीं ठीक। सो बेसिकली एक्सपेंसेस ये थे। एक्सपेंडिचर जब भी आप परचेज करते हो, परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, वो सारे आपके एक्सपेंडिचर हैं, राइट। ओके, ठीक। उस्मान जी, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन किया है, एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और तब आप देखिए कि वो प्रीवियस ईयर पेपर कितना बेसिक है, कितना एडवांस है। सारी चीजें वहां से आपको थोड़ी सी समझ में आएंगी। फिर आप क्लास में आएंगे ना, तो आप बेटर तरीके से ग्रास्प करने के लिए रेडी होके आएंगे। तो एक बार एटलीस्ट ग्रेडअप पे मैंने इस पे करा रखा है आपके यूट्यूब पे, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देखें, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट और गेन को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे, प्रॉफिट बहुत ही सिंपल है निकालना। देखो ना, सारे एक्सपेंसेस आप एक साइड लिख लो, सारे खर्चे एक साइड लिख लो, ठीक। जो भी आपने कमाया, कैसे कमाओगे, सेल से आपने कमाया होगा, ठीक है। कोई और अगर इनकम है आपकी, वो लिख दो। इनकम में से आप जैसे ही एक्सपेंस माइनस करोगे, वो क्या मिल जाएगा आपको, बताइए आप क्या दे देगा आपको, ये आपको दे देगा प्रॉफिट। इनकम में से जैसे ही एक्सपेंस माइनस करेंगे आप, वो दे देगा आपको प्रॉफिट, ठीक है, राइट। ओके, ठीक। ओके, शिशिर, सीजीएल एओ के लिए हम लोग दूसरा बैच लेके आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग बैच फॉर दैट। ओके, ठीक। तो ये हो गई प्रॉफिट की बात, ठीक। और जो भी मतलब प्रॉफिट और गेन दोनों मतलब समझ लें आप एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ऐसा नहीं कि इनको अलग अलग तरीके से आप बांट के देख सकते हैं। प्रॉफिट इज द, यू कैन से द सेम एज गेन, राइट। ओके, तो ये भी मतलब प्रॉफिट और गेन दोनों एक साथ ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब गेन की बात करें तो बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जब भी हम कोई अपना एसेट वगैरह बेचेंगे, जैसे हमने अपनी फर्नीचर बेच दी, हमने अपनी कार बेच दी, ठीक है, हमने अपनी कार बेच दी, फर्नीचर बेच दिया या बिल्डिंग बेच दी, जमीन बेच दी, तो वहां पे हम ये नहीं कहते कि हमें प्रॉफिट हुआ है। इस केस में हम कह देते हैं कि हमें गेन हुआ है, ठीक, राइट। मतलब प्रॉफिट जब भी हम मेन सामान जिसमें हम डील करते हैं, किसमें डील करते हैं हम बच्चे डील करते हैं जो भी सामान हम आगे बेचते हैं। जैसे अगर हमारी हमारी मान लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में हम जो भी सामान रखते हैं, अगर वो बेच रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट आ रही है, उसको तो हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन अगर आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपके पास एक कार भी, आपने कार बेच दी, तो उसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसे हम गेन कहते हैं। मान लीजिए जो डिपार्टमेंटल स्टोर था, आपने उसी को बेच दिया, सोच रहे हैं कहीं और अब खोलेंगे बड़ी जगह पे, तो अगर उसको बेच के आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा में बेचा आपने, तो वो जो गेन, वो आपका गेन हुआ, ठीक है, राइट। तो फिर क्लास को यहीं पे विराम देता हूं, मुलाकात होगी आप लोगों से फिर अगली क्लास में। ओके, सो आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इट। हैव अ नाइस डे, कीप एंजॉइंग, विल मीट अगेन, ठीक। मुलाकात दोबारा होगी फिर, और वाकई आप लोगों का अगर प्यार रहता है तो डेफिनेटली जरूर मिलेंगे। थैंक यू।